मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th की क्लास में चैप्टर 18 जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। तो बच्चों, अपनी हिंदी की किताब को ओपन करो, ये हम चैप्टर को रीड करते हैं। ओपन किया बच्चों, चैप्टर 18 क्या लिखा गया है? चुनौती हिमालय की। ये हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि चुनौती हिमालय की पाठ है ना। ये यात्रा वर्णन कहा गया है किसका? लेखिका सुरेखा पंडिकर ने जी के द्वारा। ये सुरेखा है जिन्होंने हिमालय का यात्रा वर्णन किया है। वो यात्रा पे गई थी, वहाँ से उन्होंने वर्णन किया है कि उनके द्वारा लिखा गया है कि एक साहसिक यात्रा वर्णन है। ये कौन सा है? एक साहसिक यात्रा वर्णन। इसमें कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों के लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफ़र का वर्णन किया गया। ओके बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में और हिमालय की चोटी के बारे में। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के अनुसार जवाहरलाल के मातियन पहुंचने पर वहां का एक नव युवक कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन किशन ने कूली की बात काटी और गुफा तक जाने के दुर्गम रास्ते से जवाहरलाल और उनके भाई को आगाह किया। ओके बच्चों, तो चलो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं रीड। पाठ को तुमको समझ में आएगा कि इसके अंदर और क्या है। तो बच्चों देखो, जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुँचे तो वहाँ के नव युवक कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। क्या बताया उसने? कि इसके अमरनाथ की गुफा है। लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और दूर भी है। कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील। क्या बोला? 8 मील दूर है। फिर आगे कुली ने जल्दी से उत्तर दिया, बस। क्या बोला उसने? कि बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। वो जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो उनको पता चला कि भाई यहाँ पर जाने में बहुत परेशानियाँ होगी। तो उन्होंने बोला कि भले कोई बात नहीं, परेशानी आएगी वो तो हम निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे। फिर बच्चों आगे कहा गया है, कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। उन्होंने पूछा कि हमारे साथ कौन कौन आएगा? तो तुरंत किशन बोला, मैं चलूँगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैली हुई थी। मतलब पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, 3-4 बजे होंगे, इसलिए थोड़ी अंधेरा जैसा भी होगा, बस सुबह का टाइम भी हो गया होगा। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। मतलब वनस्पति मतलब कोई भी पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते थे मानो कैसे लग रहे थे मानो कि स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गरम की ओर कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। क्या बन गया? वो गाइड बन गया, मतलब सब बताने वाला। हम भी कहीं घूमने जाते तो बच्चों हमारे होता है ना गाइड, मतलब रास्ता बताने वाला होता है। फिर
बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई कोई बहुत बड़ी न होती नहीं है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया था। मतलब बहुत कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। रास्ता बहुत ही सुनसान और सन्नाटा वाला था। वीरान मतलब सुनसान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। पेड़ पौधे भी वहाँ नहीं थे, इसलिए सुनसान सा लग रहा था, खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। बर्फ के इलाकों में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है ना। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चों, जैसे भी हम ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। कहाँ थे वो? अमरनाथ पे थे। कितने? वो सुबह 4 बजे चले थे और 12 बज गई थी। फिर बच्चों आगे कहा गया है, से भी ऊपर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। मतलब तो भी वो चलना चाहते थे, वो थके नहीं थे। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था कि उनको आगे बढ़ना था। फिर साव लौट चलिए। क्या बोला वो गाइड वाला था? साव उसने बोला कि हम पीछे चले जाते हैं, हम घर पे चले जाते हैं। वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उनको तो आगे जाना था, इसलिए वो कुली ने बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार एक किशन बीच में बोला पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे। वो गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ के पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। फिर ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लट खड़ाए और इसके पहले कि संभल पाए कि वे खाई में गिर पड़े। क्या हुआ? वो एक खाई में गिर गए। कौन? जवाहरलाल। साव गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांत में भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। ऊप! कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे। वही उनका एकमात्र सहारा था। वो
खाई में गिरने तो गए पर उन्होंने अपने कमर से जो रस्सी बांधी थी वो पकड़ ली, उन्होंने पकड़ ली। फिर आगे क्या होता है? फिर जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन ने धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। क्या कहा? उनके भाई ने बोला कि आप चेतावनी दी, हिदायत मतलब चेतावनी, कि हम आपको खींच रहे हैं, आप रस्सी को पकड़ कर रखना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलने के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। वो पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह कहकर जवाहर ने मजबूती से रस्सी पकड़ ली। एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने से मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साव, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। क्या पूछा? जब वो ऊपर आए तो उनको पूछा कि आपको चोट तो नहीं आई? गर्दन हिला, कपड़े जांच जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। वो बाहर आ गए। वो थोड़ी देर खड़े होकर फिर वो चलना स्टार्ट कर दिया। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल और अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। ओके बच्चों, ये जवाहरलाल का हिमालय तक का जाने का सफ़र बताया गया है कि वहाँ पर कितनी उनको प्रॉब्लम आई, कितनी परेशानियाँ आई और कैसी। तो आगे भी वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि उनके पास में आधा सामान भी नहीं था। ओके बच्चों, जो आज हमने क्या पढ़ा? चैप्टर पढ़ा हिमालय की चुनौती वाला। तो बच्चों आज का चैप्टर को रीड कर देना। ओके, और 1 पेज, 1 पेज अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। चुनौती हिमालय की। ओके बच्चों, तो आप 1 पेज अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। बाय बाय।